जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 निकाल लें, IAS 16। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 19 IAS 16। शाबाश शाबाश। जिनके पास पुरानी किताब है शायद ये ना हो। जी मेरे भाई, ये ऑटम 2023 का क्वेश्चन नंबर, अच्छा छोड़ें उसको, हमने क्या करना है। ऑटम 2023 का सवाल है। ट्रॉट लिमिटेड, ये इंग्लैंड का एक प्लेयर होता था ट्रॉट। जी था ना, आपको नहीं पता होगा। हाँ जी, वो ट्रॉट नहीं है। जी जी मेरे भाई इधर आ जाए जी, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। कहता प्रिपेयर द नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहता जी आपने नोट्स बनाने हैं पीपी के एंड टू बी इंक्लूडेड इन टीएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। फिर वही बातें सारी पुरानी आ गई बच्चों, IAS 16 वाली, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली। इसने जान नहीं छोड़नी, सही है, इसने जान नहीं छोड़नी। ये दोबारा रिवाइज करो, इसलिए मैंने एंड पे ये थोड़ी चीजें रखी होती हैं, साथ साथ मतलब चलती रहती हैं ताकि आपको भूले ना। कहता कंपैरेटिव फिगर्स एंड अ कॉलम फॉर द टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। अब मेरे मासूम दोस्तों, आपने क्या करना है, पीपी का भी नोट बनाना है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट बनाना है। तो ऐसे ही है, पीपी का भी नोट बनेगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, बैठ दें बच्चे बैठ दें, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नोट बनेगा। ओ ऐसे ही है। अच्छा जी, जी अगर आपको याद हो या ना याद हो, मुझे याद है, क्या भला, जरा जरा नहीं सारा ही याद है। अदर इंफॉर्मेशन पढ़नी है, क्या करना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर अदर इंफॉर्मेशन हो तो बच्चों अदर इंफॉर्मेशन पढ़े बगैर क्वेश्चन सॉल्व करना बेवकूफी है। क्या है, इसमें उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। कहता जी टीएल अकाउंट्स फॉर इवैल्यूएशन सरप्लस यूजिंग द कौन से वाला मेथड। जी, और यही यही हर सवाल में यही हम करते हैं आज तक। एंड ट्रांसफर द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, कहता जितनी पॉसिबल है, जितनी पॉसिबल है, कहता फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन, यानी ये मेंटल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जी मेरे भाई बता दीजिए एंट्री। रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कहता था फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। जी जी, ये क्या कह रहे जी, कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके मेरे भाई, जी फेयर वैल्यू मॉडल। आ जाए जी। अच्छा एक काम और भी करते हैं, याद भूल गया, 31 दिसंबर 2022 एंड है, स्टार्ट कब है जी, 1 जनवरी 2022। ओके मेरे भाई, जी मेरा दोस्त जो है नॉर्मल क्लासेस में नहीं आता लेकिन इस क्लास में आ गया, स्वैग है भाई का। कहता है जी डिटेल्स ऑफ पीपी एज एट 1 जनवरी 2022 आर एस। बच्चों ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्या हैं, चलें अब आपको इतना तो पता चला कि हमने करना क्या है, हमने नोट बनाना है। नोट का फॉर्मेट आपको अगर याद हो कि नहीं याद, याद है जी, चलें जी आए जी इधर, नोट जी बनवाएं जी, आप नहीं बनवाना है। ट्राउट, बड़ा तूने मुंह जरा गोल सा करके। जी मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 पास पेपर IAS 16। असल में ना देखें, ये IAS 16 अकेला स्टैंडर्ड नहीं है, इसके अंदर IAS 16 भी है, इसके अंदर IAS 40 भी है, और मेरा ख्याल और नहीं होगा कोई, हाँ। तो लेकिन IAS 16 के अंदर शामिल इसलिए करते हैं क्योंकि इस मिक्स स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन सारे उसी के अंदर हैं, ठीक है, वो एक ही जगह फिर जरा तरतीब बनती है। अच्छा जी, ये IAS 16 के पास पेपर्स के अंदर होगा। अच्छा एंटिटी का नाम बता दें
चलें बस बस ज्यादा ही नहीं। नोट्स टू द फॉर द हुजैफा, कहो फॉर द अंग्रेज उर्दू वाला पंजाबी वाला नहीं, फॉर द ईयर एंडेड बोलें। ओके भाई जी, क्या करना है और रहने देते हैं, बाकी 7.3 डायरेक्ट आ जाते हैं। ये किधर है? ओए मलकुल मौत 7, होश कर होश। अगर तुम ये नहीं बनाओगे 7 केला बना दोगे 7.1 तो वो भी कुछ बनाएगा, ठीक है? वो क्या बनाएगा? अच्छा जी चलें बहरहाल। अच्छा बच्चों बताएं जी, शाबाश, कैसे 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 नोट बनेगा? अच्छा भाई सुन लें सुन लें सुन लें, प्री वाले स्टूडेंट जो हैं बच्चों सुनिएगा जरा गौर से बात। अब ना वो चेंजेस इन इक्विटी कैसे कुछ बनती है भूल जाएं उसको, ये IAS 16 वाली बातें आ गई हैं दोबारा, और बात समझे हैं? अच्छा जी आ जाओ मेरे भाई इधर, बताएं जी नोट्स कहाँ से स्टार्ट होना है? हमने इसको नंबर क्या दिया था बोलो? 7। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को था भाई, प्रॉपर्टी प्लांट। अच्छा एंड इस तरह नहीं, इस तरह वाला लिखो। जी जी शाबाश। ग्रॉस अमाउंट। जी मेरे भाई सबसे पहले बता दें क्या आएगा? जी वो लिख लेते हैं पहले, ये फॉर्मेट बनवा दें भाई। इधर दान बाद में निकालना, इधर देखो एडिशन। और बताओ जी। देखे मैंने अभी सवाल नहीं पढ़ा लेकिन आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफर रीवैल्यूएशन वाला पहले कर लें। अब कुछ बच्चे ऐसे मुंह देख रहे हैं, ओ भाई ट्रांसफर कौन से वाला? एक्यूमुलेटेड, वो रिवैल्यूएशन का स्टेप नंबर 1। देखो कोई मसला नहीं, अगर आपको बातें भूल गई हैं तो इसीलिए रिवीजन हो रही है जी, इसीलिए रिवीजन हो रही है भाई। अगर आपको बातें भूल गई हैं, हमें भी पता है बच्चा बातें भूल जाता है, इसीलिए रिवाइज करवाया जा रहा है जी। स्टेप नंबर 1 क्या होता था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और भाई एसेट क्रेडिट, ये वो है बच्चों, क्या है? ट्रांसफर। अच्छा जी फिर डन। ट्रांसफर इन आउट लिख लें, कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। ना हुआ तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? कोई मसला नहीं है यार। देखो कुछ बच्चे ना बड़ी टेंशन लेते हैं छोटी छोटी चीजों की। इधर देखो लिख लें, एक दफा फॉर्मेट पूरा बन जाएगा। अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं है, इस तरह कर लेंगे। नहीं मैं इस तरह हल्का सा ऐसे कट कर देंगे, नहीं तो लिखा रहने दो, कोई मसला है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी अच्छा मेरे भाई मैंने भी काटा ही नहीं है, नजर क्या आएगा? काटता तो नजर आता जी। इधर ये देखो ना, मैंने कहा दोबारा फिर लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं बात ही नहीं समझते। और मेरे भाई देखो मैंने पहले मैं ऐसे कट करने लगा था, फिर मैंने कहा नहीं दोबारा लिखना पड़ेगा जी। और बता दो जी मेरे भाई। अच्छा अच्छा एक मशवरा है छोटा सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखें। अगर सवाल को थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, अगर तो इम्पेयरमेंट आ गई तो स्लैश डाल के लिख देंगे, वरना इग्नोर कर दें। अभी अभी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस ना लिखिएगा, अभी बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखिएगा, ठीक है जी मेरे भाई।
जी फिर शाबाश, इसमें एडिशन होती है डेप्रिसिएशन की शक्ल में। जी फिर जी डिस्पोजल ऊपर, हाँ जी पहले, हाँ जी डिस्पोजल। इधर 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 जो डिस्पोजल होता है ना बच्चों, कौन सा, कॉस्ट एसेट की जाती है और इधर से, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड अमाउंट इधर से जाएगी और इधर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और बताएं बच्चों, ये ट्रांसफर कौन सा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। डन। और भाई अगर कभी इंपेयरमेंट लॉस आया तो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इसी में आ जाएगा, बहरहाल वो इस सवाल में तो है नहीं। अच्छा जी, और क्या आता है जी, बस जी नेक्स्ट बता दें। बुक वैल्यू पहले आ जाएगा ना। मेजरमेंट बेसिस बच्चे, मेथड नहीं। डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो भाई, मेथड फिर बताओ। अच्छा इस पर ना देखो, मेरी बात सुनो, अच्छा लिखने दो फिर बताता हूं। एक इधर देखें बच्चों, इनके ना 1 या 1.5 मार्क्स होंगे, कितने होंगे, और हर किसी का देखो अगर 2-3 क्लास आ रही हैं तो हर किसी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 1-1.5 नंबर, और ये मुफ्त का होता है। इसमें ना कभी कभी टेंशन, कभी कभी ये मसला आ जाता है, हमें लाइफ दी होती है, कभी कभी रिमेनिंग लाइफ दी होती है। तो मैंने आपको ये कहा था यार, जिस बेसिस पर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है ना, आपने वो लिखना है। भाई ये बात मान के चलते हैं, ठीक है, सही है सर। अच्छा और दूसरी बात सुने, दूसरी बात सुन लें, देखो अगर आप एक ही रूल रखेंगे ना तो सवाल करना क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर गलत भी हो गया तो 0.25 मार्क्स कटेंगे, कितने। लेकिन अगर आप इसको सही करते रहे, उधर कटिंग शटिंग की दोबारा, तो यार इस पे आप 5-7 मिनट लगाओगे। 0.25 मार्क्स के लिए 7 मिनट बनते हैं यार, खुद बताओ। स्मार्ट वर्क करते हैं, सही है, पेपर पास करने की टेक्निक्स होती हैं, क्या होती हैं यार, जिस जिस चीज के क्या उसका नाम है 0.25 मार्क्स हैं, सही है। आप देखो ना, अगर 2-3 एसिड हुए तो बच्चों इस एक 1.5 नंबर ने 3 हिस्सों में बंटना है, तकरीबन एक के हिस्से में 0.25 मेरा ख्याल बड़ी मुश्किल से आने हैं, सही है। तो रिलैक्स रहना है, ठीक है। जिधर कोई मसला होगा मैं आपको बता दूंगा यार, इधर इधर ऐसा नहीं चलेगा, इधर ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में बड़ी ताकीद की आपको, नाम लिखने में बड़ी ताकीद की, शॉर्टकट्स नहीं, नाम में शॉर्टकट्स नहीं चलने हैं, जिधर मसला है साथ साथ बता दिया आपको। भाई बात समझ गए हैं। अच्छा जी, अब जिस तरह 7.1 है, इसमें भी ताकीद बार बार की कि यार देखो अपनी मर्जियां नहीं करनी, जो स्टैंडर्ड की लाइंस हैं वो फॉलो करनी है। भाई बात समझे हैं, जिधर गुंजाइश है उधर हम फिर खपते ज्यादा नहीं है। अच्छा अब मुझे ना एक दफ़ा देखने दें, एक इक्विपमेंट है, एक है जी ऑफिस बिल्डिंग, और लास्ट पे जो वेयर हाउस है वो है जी एनुअल रेंटल, ठीक है। 2 क्लास ऑफ एसेट हैं, कितने हैं बच्चों, 2 क्लास ऑफ। अच्छा बताएं जी, हम थोड़ी फनकारी कर लेते हैं ना, इधर देखो उसने ओपनिंग में कितने हैं बताओ, शाबाश, कितने हैं बच्चों। एहतियातन अगर सवाल नहीं भी पड़ा तो एहतियातन एक आधे की जगह छोड़ देंगे ना, वो ठीक है जी। बताओ कौन कौन से हैं, बताओ शाबाश। एक है बच्चे कौन सा, और जी ऑफिस बिल्डिंग। मैं ऑफिस बिल्डिंग नहीं लिखूंगा, बिल्डिंग लिखते हैं बस, काफी है जी, ऑफिस की होगी बिल्डिंग। इधर देखें बच्चों, इधर देखो, ओ भाई इधर देखो, थोड़ी सी जगह आपने इस तरह करके छोड़ देनी है ना, बल्कि आगे कुछ होगा ही नहीं आपके सफ़े में, सही है, पेज ही एंड हो गया होगा शायद। बहरहाल आपने फिर भी इतनी जगह छोड़ देनी है कि एक एसेट कभी लिखना पड़े तो लिखा जा सके, ये एहतियाती तदाबीर होती हैं, मेरी बात समझे हैं। अच्छा और टोटल वाला कॉलम तो हमने वैसे ही नहीं बनाना, तो क्या करूंगा फिर, इधर लाइन लगा दूं, और क्या करूं, शाबाश बोलें जी। एक इधर आ जाएगा अगर कभी आया तो, और इधर आ जाएगा 7 पॉइंट, जी मेरे भाई शाबाश। 7.1 बताइएगा क्या होता है, लास्ट रिवैल्यूएशन वॉज या हैज बीन, जो भी लिखना है, वॉज लिख लें या हैज बीन लिख लें,
मैंने आपसे अर्ज की थी, मैंने कहा था इधर ना इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम ही आएगा बाय एन, नहीं बल्कि इधर लाइन लगा के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी बनानी पड़ेगी। लास्ट रिवैल्यूएशन हैज बीन परफॉर्म्ड बाय एन, इसका नाम ढूंढ लें जरा, अभी लिख देते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू, बस यही लिखा है जी, एज ऑन। और बच्चों एक बात और याद रख लें, और मेरे भाई एक बात और याद रख लें, वो बात ये है IAS 16 के केस में हमें तारीख बतानी पड़ती है कि रीवैल्यूएशन कब हुई। ये बात समझें आप। देखो रीवैल्यूएशन तो बच्चों साल के शुरू में भी हो सकती है, साल के मिड में भी हो सकती है, वो एक क्वेश्चन करना है हमने, वो एंड पे जाके करवाता होता हूं। अच्छा, और बच्चों कब, साल के एंड में भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में भी आप 10.1 का नोट देते हैं, क्या भला, द फेयर वैल्यू वॉज डिटरमिन्ड बाय, अगर तो कुछ नहीं लिखा तो आप इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का नाम लिख दें, सही है, नहीं तो बस उसका नाम लिखें जो भी है। इसके आगे एज ऑन लिखने की जरूरत, कंपल्शन नहीं है, लिखना लिख दें, बेहतर है ना लिखें। क्यों बच्चों, सबको पता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भाई रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे यानी रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे ही क्या होती है बच्चों, फेयर वैल्यू। ये बात समझ आ गई, और ये बात समझ आई है भाई? अच्छा जी, कहता एज ऑन कब 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 हो रही है, 31 दिसंबर पे हुई है भाई, नहीं पता तो अभी पढ़ के पता चल जाएगा, 2022 बस जी। आगे 7.2 बता दें, ये मुफ्त के नंबर आ गए आपके, 7.2 बताएं जी। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन, पूरा 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 लिखना है भाई जी मेरे दोस्त। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस जी मेरे भाई, रोज नहीं अरोज, ड्यूरिंग द ईयर, ये शॉर्टकट चलते हैं। अच्छा अब सुन लें भाई, सुन लें, अगर मेरे भाई हमारे वाले साल में अरोज तो नहीं हुआ बल्कि कम हो रहा है, कुछ प्रॉफिट और लॉस में चला गया, सही है बच्चों, कम हो गया ना, लॉस आ गया, प्रॉफिट और लॉस में कह रहा हूं भाई, सरप्लस पहले पॉजिटिव में था अब नेगेटिव में चला गया, तो भाई फिर माइनस से आएगा ना, तो उसको क्या लिखना है आपने, इधर ही एडजस्टेड कर लें। अच्छा फिर क्या होता है बच्चों, और इधर नेगेटिव से, और बच्चों ट्रांसफर इनटू लिख लें आगे, ट्रांसफर्ड इनटू बच्चों रिटेन्ड अर्निंग्स। जी फिर अच्छा, ट्रांसफर इनटू रिटेन्ड अर्निंग्स किस वजह से, बल्कि इसको इस तरह करते हैं ना, ट्रांसफर और ब्रैकेट में लिखें इंक्रीमेंटल, ये ज्यादा बेहतर है, ताकि पता चले ना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है ना। अच्छा जी फिर बताएं, बोलो भी बोलो। फिर ट्रांसफर है बच्चों किस में, ट्रांसफर्ड, ये है बच्चों डिस्पोजल की वजह से, ठीक है जी। इसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, एक साल। इसकी होती है बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और जितना बच गया, अब सालों का वेट नहीं करना, अब मेरे भाई एसेट डिस्पोज हो गया, जब एसेट नहीं रहा तो उसका सरप्लस भी किताबों में नहीं रहना चाहिए जी। और कितना आ जाएगा मेरे भाई, और अच्छा जी क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी। नेक्स्ट बता दें 7.3, हैड जी भाई, आगे वुड हैव बीन, अमाउंटिंग ऑफ नहीं हो पाई, अंग्रेजी का ही बड़ा गर्क कर दिया है, अमाउंटेड रुपीज इतना, वो लिख देंगे इधर, आगे कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है, वर्किंग का रेफरेंस आ जाएगा जी जी हैड देयर बुक वैल्यू वुड हैव बीन, अच्छा
हाँ वो एसेट का नाम भी लिखते हैं, ठीक है, लिख देंगे अंदर कहीं ना, वो देख लेते हैं ना किस पे है, देख लेते हैं ना रिवैल्यूएशन किस पे है भाई। अच्छा जी, वैसे किस पे है, बिल्डिंग पे ही होगी, बिल्डिंग पे ही होगी ना जी। हैड देयर बीन नो बुक वैल्यू, इधर लिख लें फिर ऑफ, हाँ एक से ज्यादा पे भी हो सकती है ना, वुड, हाँ 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 सही है जी हुज़ैफा साहब, अच्छी बात कर दी आपने, वुड हैव बीन अमाउंटेड ₹2, आगे इधर लिख देंगे ना, आगे वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। नेक्स्ट बता दीजिए। नहीं हैड बीन ही स्टैंडर्ड के लफ्ज हैं, कुछ नहीं लिख सकते, हैड देयर बीन की जगह कुछ नहीं लिखना, यही लिखना है जी, स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं। अच्छा जी, आप बताएं बच्चों आप क्यों है जी। मेरे दोस्तों देखो बड़ी सिंपल सी बात है, उधर है फेयर वैल्यू मॉडल, उधर क्या है बच्चों, फेयर वैल्यू मॉडल है, तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, हाँ लेकिन देख लेना कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं है जिसके ऊपर बच्चों, जिसकी फेयर वैल्यू हमें पता ना हो, वो फिर मजबूरन किस पे रखनी पड़ेगी। देखिए नॉर्मली IAS 16 में ऐसा नहीं होता, जब मिक्स स्टैंडर्ड का सवाल आता है तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने अपनी तसल्ली जरा कर लेनी है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं जी, अब किस पे आना है मेरे भाई, आपने वर्किंग वन नहीं 10 जी, किसका नोट बनाना है बच्चों बताओ। अब दोबारा नाम नूम लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिख दिया आपने। जी बोलें शाबाश। ओपनिंग बैलेंस नहीं, नहीं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, जी ओपनिंग बैलेंस जी, जी जी, ओए फॉर्मेट पक्का कर लें, फॉर्मेट पक्का कर लें, फॉर्मेट पक्का कर लें, फॉर्मेट पक्का कर लें। और हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ, अब मिसाल तो मेरे पास वैसे बहुत अच्छी है लेकिन मुनासिब नहीं है। भाई ने कहा है सर अगर फॉर्मेट सारा आता पुट करना नहीं आता तो क्या नंबर मिलेंगे। अब मैं अब रुक गया हूं पता नहीं किस वजह से। और मेरे भाई जब तक इधर अमाउंट्स नहीं लिखोगे वो नजूमी नहीं आई कि आपका एग्जामिनर, फॉर्मेट आता है इस तरह, फॉर्मेट छोड़ दो खाली, क्या नंबर देगा वो जी। ड्रामे कर रहा है, फिल्में कर रहा है, सीरियस मुंह बना के। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देखो अभी रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है ना कि अगर, वैसे तो उसने कह दिया फेयर वैल्यू मॉडल है, ऐसा भी तो हो सकता है कैसा कि भाई किसी बिल्डिंग की फेयर वैल्यू, किसी प्रॉपर्टी की सॉरी फेयर वैल्यू पता, जी आप जरा ओपनिंग शोपनिंग लिखें, 1 मिनट दें मुझे। जी कहता कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट इक्विपमेंट की कितनी है भाई, 360। अच्छा रुपीज इन मिलियन में है डेटा, जी ये की मक्खियां नहीं मारी हुई, इसका मतलब है ये अमाउंट्स इधर इधर सारी मिलियंस में है, जो जिधर 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 आएंगी। इधर भी बच्चों क्या है रुपीज इन
मेन फॉर्मेट में तो लाजमी ऐसे लिखना है आपने। अच्छा जी, इधर भी बच्चों क्या है, जी बताएं भाई, बताएं, शाबाश। कितना भाई, इधर कितना जी मेरे भाई, ओपनिंग बैलेंस इसका। सर आज तक जितने क्वेश्चन हमने किए वो बिल्डिंग का बैलेंस ज्यादा होता था इक्विपमेंट से। भाई हमें इससे क्या कर से यार, जो डेटा दिया बस ठीक है, हमें इतना परेशान क्यों होते हो। इधर बताओ भाई, टोटल उसने माड़ा कहा है कि नहीं बनाना, टोटल का कॉलम नहीं बनाना कहा है उसने, वो एंड पे जाके पढ़ो, कहता टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, कंपैरेटिव भी नहीं बनाने। जी मेरे दोस्त, अब आए जी क्वेश्चन पढ़ें। कहता जी इस पर है जी डेप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग इक्विपमेंट के ऊपर, और ऑफिस बिल्डिंग पर रेट या लाइफ। कहता ये 20% और इधर क्या है 10 ईयर्स। ये ना नीचे उसने ये स्टेरिक सा लगा के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, कुछ पढ़ते हैं। कहता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है जी, ये इक्विपमेंट पे कॉस्ट मॉडल और इधर रीवैल्यूएशन मॉडल। आ जाए नीचे, ये देखो ना, ये जरा ये स्टेरिक लगा हुआ है ना, इसको क्या करो बच्चों, इसको जरा पढ़ो इसके साथ लिंक करके। कहता है ये जो 10 साल है ना, ये रिमेनिंग लाइफ है एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। कहता जब आखिरी दफा रिवैल्यूएशन हुई थी भाई, जब आखिरी दफा रिवैल्यूएशन हुई थी तो कहता जी उसकी लाइफ कितनी थी रिमेनिंग। ये बात समझ आती है आपको। अच्छा जी, कहता जी एज एट 1 जनवरी 2022, कहता था रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटेड टू रुपीज कितना। ये सरप्लस का बैलेंस है। ये क्या है बच्चों, ये क्या है। अच्छा चले मैं आपसे एक सवाल पूछने लगाऊं, एक सवाल पूछने लगाऊं। ये बच्चों देखो हमारे पास ये है जी 1 जनवरी 2022, इधर आ जाए, हमने अब वर्किंग स्टार्ट करनी है। क्या जी वर्किंग 1, क्या बच्चों वर्किंग 1 करनी है ना। क्या भला डेट, और बोलें शाबाश, जी जी बोलें भाई। इधर आपको अगर याद हो तो इसके लिए जरा थाम वावा सारी छोड़ते हैं। डेट डिस्क्रिप्शन आगे, इक्विपमेंट नहीं बिल्डिंग। नेक्स्ट बच्चों रीवेल इसमें चल जाता है, जरा इसमें चल जाता है क्योंकि वर्किंग है। और फिर बच्चों अच्छा जी आपने वर्किंग को कहां से स्टार्ट करना है, बोलो भाई आपने कहां से शुरू करना है। अच्छा मैं इस तरह करता हूं, मैं पहले मैं सारी चीजें लिखता हूं, उसमें से फिर एलिमिनेशन भी तो होनी है ना। मैं ले आऊंगा अपने तक बुक वैल्यू। देखो हमने 1 जनवरी 2000 हमारा साल शुरू हो रहा 22 पे, उधर का सरप्लस ओपनिंग और उधर की ओपनिंग बुक वैल्यू मुझे चाहिए ना, सही है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा और फिर क्या करूंगा मेरे भाई, क्योंकि इधर देखो क्योंकि रीवैल्यूएशन कब है, साल के बच्चों जब साल के एंड पे है तो पहले उससे हमारे पास बुक वैल्यू है, मुझे पता है ओपनिंग पे, लेकिन हमें कितने की चाहिए, हमें किस तारीख पे चाहिए, तो पहले डेप्रिशिएट करेंगे ना। अच्छा 1 मिनट दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट जी मेरे भाई। इधर जो है रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है ये बताएं पहले, फिर तारीख भी देख लेते हैं। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है ये देखो ना, ये देखो ये जब आखिरी रीवैल्यूएशन हुई होगी, अच्छा सॉरी 280 होगी ना भाई, 280 होगी ना। अच्छा ये है 280, जब 2 साल पहले ही होगी। अभी तारीख ना देखें, छोड़ें तारीख को। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही किताबों में है, अच्छा अब बच्चों ये आपके पास बुक वैल्यू कब की आ गई है, 1 जनवरी 2000 आ गई, ओए आ गई है। ये वैसे 2 साल पुरानी है तो तारीख इधर लिखी जा सकती है, लेकिन ना करो ना, कोई मस्ता नहीं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। और सही है, और यार ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये डायरेक्ट भी तो लिखा जा सकता था ना जी। कितना कितना कितना, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप बुक वैल्यू, ये डायरेक्ट लिख सकते थे ना। मैंने क्यों लिखी, मैंने कहा एलिमिनेशन की एंट्री वो फिर कर लेंगे ना, कि इतनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों में पड़ी, इसमें मजीद ऐड, याद आ रहा है बच्चों। अच्छा जी आप इधर आए, इधर मुझे बताएं वो सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, बताओ शाबाश।
हैं 32। इधर आ जाए भाई, ये डन बच्चों। अच्छा अब है जी 31 दिसंबर 2022, आपने क्या निकालना है जी? देखो एक तो है, सुन लो, एक तो है बच्चों, एक तो है ओखे वाला तरीका, एक क्या है बच्चों बहुत आसान तरीका। आसान तरीका ये है कि ये 224 बुक वैल्यू है, अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू है इसमें से माइनस करो, लेकिन डिवाइड करो फिर रिमेनिंग लाइफ से। 10 साल है तब की, 2 साल पहले की रिमेनिंग लाइफ, 2 साल गुजरने के बाद कितनी होगी? 8 होगी। ये मेरी बात नहीं शायद समझे आप, समझ गए ना? अच्छा इधर देखो 224 रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई सवाल में, डिवाइडेड बाय 8, और इधर भी क्या करो, दिस इज आसान वाला तरीका। दिस इज क्या मेरे भाई, अगर आप ये देखो असल में ना इस तरह है, हमें ना ये तो निकल सकता है, ये तो हमें पता है रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 280, आप 280 को डिवाइड कर दें 10 से तो बच्चों फिर भी 28 जवाब आएगा, इधर भी 28 ही आ रहा है। नहीं समझे बात? वो 28 ही आ रहा है ना, तो दोनों दो तरीके हैं ना डेप्रिसिएशन निकालने के, या तो टोटल अमाउंट जो है रीवैल्यूड या कॉस्ट उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करो, डिवाइड करो टोटल रिमेनिंग लाइफ जो है, रीवैल्यूएशन के बाद जो लाइफ है वो अब चेंज होगी ना, अब रिमेनिंग आई है। उसने कहा जी रीवैल्यूएशन के बाद इतनी लाइफ रह गई है, उसने वो दी, और सही है भाई मेरे, 2 साल हमने एसिड इस्तेमाल किया, पीछे 8 रह गया, फिर भी जवाब सेम ही आता है। और बात समझ गए हो? इसके साथ भी वही सलूक करना है, बताओ कितना आता है जी? इधर आ जाएगा मेरे भाई 31 दिसंबर 22। यार ये तरीका आसान है या पंगे लेने हैं सवाल से? इधर तो कर लोगे, इधर फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इधर आपको करना पड़ेगा। 32 है जी, 32 है। अच्छा कितने साल? 2 साल ये इससे हमने इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन के तौर पे ट्रांसफर भी किया होगा, तो 2 सालों में कितना ट्रांसफर किया, फिर ऐड बैक करना पड़ेगा ना 8। और भाई बात समझे हो? तो बात छोड़ो बस, परेशान होते हो। बताओ जी बुक का वैल्यू कितनी आ गई? इधर बताओ। ऐसे ही है, मैं एक काम करने लगा हूं, ये क्या हो गया भाई? एक काम नहीं, एक काम फिर भूल जाएगा। देखो जब आपने बैलेंसेस इधर लिखे थे तो इसका भी लिखना चाहिए था ना, इसका कितना है ओपनिंग? 32 मिलियन, और ऐसे ही है ना, ये फिर भूल जाएगा ना बाद में। अच्छा बच्चों आप मुझे बता दें, अब पहले मुझे बताएं बच्चों, पहले जो काम होने वाला है लाइक विद लाइक चलते हैं। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किताबों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हैं? ये हमारे वाले साल के नोट में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में नहीं आना चाहिए? ये इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन इधर नहीं आना चाहिए? ऐसे ना करें जी। ओ भाई ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर नहीं आएगा, ये क्यों, इसे क्यों लिखा हुआ है? फिर आएगा। एक मिनट जी, और बताएं। इंक्रीमेंटेड इधर आएगा, ट्रांसफर लो जी, था कर बोला जी मेरे भाई जी। और इधर किस तरह आएगा बच्चों? कम हो गया ना बैलेंस। बहुत अच्छी। देखो इधर हैं 10 साल, कितने हैं बच्चों? 10 साल। सुन लो, ये कितने हैं बच्चों? 10 साल। कहता रिमेनिंग लाइफ ऑफ एट द डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन कितनी है बच्चों? 10। कितनी है? अच्छा 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? देखो जब रिवैल्यूएशन हुई होगी, इस तरह के 1-2 सवाल पहले किए हुए हैं, जब बच्चों रिवैल्यूएशन हुई होगी तो हमने सारी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल दिया होगा। आज तक मेरे भाई कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई रिवैल्यूएशन के बाद? 56 ना, 56 ना। अच्छा इधर देखो, ये इस तरह का एक सवाल किया हुआ है, चलो खैर मुझे मजीद भी बता देना चाहिए था, अब मुझे सवाल नहीं याद चांद। इधर देखो, इधर देखें जी, नंबर ऑफ ईयर्स कैसे मैंने निकाले कि 2 साल गुजर गए हैं। अगर आपको याद हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी अगर 1 साल का निकालना है तो बच्चों 1 साल का 10 रुपए है, 1 से मल्टीप्लाई करें 1 साल का आ जाएगा, वही आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। अगर आपने 2 सालों का इकट्ठा निकालना है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जाके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी ना। कोई ऐसे ही है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपके पास ये है 56 है भाई, 1 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप निकाल सकते हैं। आप बेशक इस तरह करें, आप 280 को डिवाइड कर दें 10 से, या फिर 200 कितना है 224 को 8 से डिवाइड कर दें। बात उधर की उधर ही है भाई, ठीक है। इधर कितना आता है ये बताओ, 28। ये हमने कंप्यूट कर लिया, कैसे आता है ये मजीद देख लो। इधर 2 तरीके हैं, या तो जो हमने किया 224 डिवाइडेड बाई 8 ऐसे भी आ सकता है, और 280 डिवाइडेड बाई 10 से भी आ सकता है। 28 आ गया। ये आपने करना है फाइंड मेरे भाई। नंबर ऑफ ईयर्स कैसे आ जाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्स कितना आ गया बच्चों 2 साल, कितना आ गया बच्चों, ये साल गुजर चुके हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उतने सालों की डेप्रिसिएशन जितने साल जो हैं बच्चों गुजर गए हैं ना, सही है। रीवैल्यूएशन से पहले तो सारी आपने एलिमिनेट कर दी होगी, जैसे मैं अपने साल के एंड पे आके करूंगा। ओके, इस तरह के ना 2 सवाल मुझे याद पड़ता है हमने किए हैं। अच्छा जी, चले बहरहाल ये भी रिवाइज हो गया, ये भी रिवाइज हो गया। ये मैंने घर से वैसे करने के लिए दिया था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई 10 में से 2 साल चले गए पीछे, रिमेनिंग अब कितने रह गए हैं, ये मैंने इस तरह किया भाई कैलकुलेट जी। टोटल लाइफ, टोटल रिमेनिंग लाइफ जी मेरे भाई माइनस ईयर्स, ये किसके बराबर आते हैं बच्चों, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जिस वक्त की आपको चाहिए। 10 साल, कितने साल गुजर गए भाई, कितने पीछे रह गए। ओके दोस्त, डन बच्चों, और सही है। अच्छा ये वाली ना, ये वाले काम आई क्या बार बार करवाता है, ये बार बार रिपीट करता है ये वाली, इस तरह की फनकारियां ये वाली। अच्छा जी, अभी किसी और सवाल में भी आ जाएंगी। अच्छा मेरे भाई और क्या करना है, और क्या करना है, अब क्या करना है, अब बताओ। देखो साथ साथ पोस्टिंग करते जाओ, साथ साथ फॉर्मेट में हुजैफा पुट करते जाओ और बातें भी करते जाओ। इधर देख जी, 31 दिसंबर 22 पे आओ और रीवैल्यूड अमाउंट प्लीज बताएं। मुझे अभी बताएं कहां लिखी है, यहां पे किधर, यहां पे आ जाऊं मैं जी। कहता जी इधर देखो, कहता जी एज एड, ये पढ़ लिया था इधर तक। कहता जी रीवैल्यूएशन सरप्लस टू द ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटेड टू ₹32 मिलियन, हाउ एवर ऑन 31 दिसंबर 2022 ड्यू टू स्लम्प इन द मार्केट। स्लम्प का मतलब होता है मार्केट इतनी अच्छी नहीं जा रही, ठीक है। मार्केट की सूरत हाल क्या है बच्चों, खराब है, कशीदा। द बिल्डिंग वॉज अगेन रीवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर साहब। कहता एंड दिस टाइम, कहता और इस दफा द ऑफिस बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट ओनली बच्चों, तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी मेरे भाई 156 जी मेरे भाई। खुशियां या गम, कितने की, कितने की 40 नहीं, रीवैल्यूएशन डेफिसिट कह लें आप। और मेरे भाई इधर क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग। आप मुझे बताएं बच्चों, ये नुकसान गम उसूलन इसे सारे का सारा प्रॉफिट और लॉस में जाना चाहिए, लेकिन मेरे भाई आगे कौन खड़ा है, सरप्लस जी। आगे मेरे भाई सरप्लस खड़ा है, और पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सरप्लस को खत्म करना पड़ेगा। फिर जी लास्ट से गुजर के, लास्ट से गुजर के फिर मेरे भाई इधर आए, इधर आके आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ऐसे ही है जी मेरे भाई, ऐसे ही। इसकी एंट्री बता सकते हैं कोई, नहीं 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 बता सकते। ओए मरे, इसकी एंट्री, इसकी रीवैल्यूएशन की एंट्री 6140 से क्रेडिट, रीवैल्यूएशन। ओ भाई कुछ बातें आपने खुद थोड़ी समझनी है।
इम्प्लिसिट कहते हैं उसे। क्या? एक होता है एक्सप्लिसिट, आपने लॉ में पढ़ा होगा लफ्ज ये। एक होता है इम्प्लिसिट। ऑफर 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 वाला चैप्टर पढ़ लिया तुमने लोगों ने लॉ में जी, उसमें पढ़ा होगा इम्प्लिसिट भी होती है और एक्सप्लिसिट भी होती है। ओए वही गल हैगी भाई, दोनों का एक ही मतलब है। चांद BWCS भी पढ़ी है ना? नहीं, माशाल्लाह पास है। इको भी पढ़ा होगा। अच्छा अच्छा, ये है 40। अच्छा जितना भी है ये 40 से एसेट क्रेडिट, सरप्लस कम होगा तो डेबिट, और लॉस मेरे भाई। अच्छा अब देखें, आपने जब भी रीवैल्यूड अमाउंट आएगी इधर आके लाइन लगानी है। क्या करना है मेरे भाई? EL ने सर, और 2 स्टेप्स बता देने हैं। 2 स्टेप्स बताने हैं बच्चों। देखें अब मैंने इसलिए ना इंटेंशनली ये किया था, 56 किताबों में है और ये 28 भी है। अब कितनी डेप्रिसिएशन किताबों से एलिमिनेट करनी है आपने? शाबाश, 84। अच्छा जी, ये है जो ट्रांसफर जी 84। और भाई डन। स्टेप नंबर 1 हो गया बच्चों जी, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 बताएं जी। रीवैल्यूएशन नहीं, पहले आपने इंपैक्ट किधर लेके जाना है बोलो? एसेट में। एसेट जी नहीं, मैंने डिस्पोजल में नहीं, मैंने अपनी तरफ से उसमें लिखा है बच्चे। ये थोड़ा सा नीचे कर लें, ये लें जी। कितना जी? जी मेरे भाई, मैंने अपनी तरफ से उधर ही लिखा यार। अच्छा जी, आप मुझे बताएं एसेट कितने से कम? देखो वो सामने नजर आ रहा है आपको, 40 से। किधर गया किधर गया किधर गया? जी मेरे भाई, रीवैल्यूएशन में एसेट 40 से कम। स्टेप 2 जी, फिर सरप्लस कितने से कम? ये रहा मेरे भाई। आप मुझे बताओ, इसे एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर कम हुआ ना जी? अरोज स्लैश एडजस्टेड, और आगे लिखना चाहिए क्या? कितना भाई? डन। ओए डन। और प्रॉफिट और लॉस की देखो जगह नहीं है, फॉर्मेट के अंदर जगह नहीं है। फॉर्मेट के अंदर मेरे भाई जगह ओके जी। अच्छा जी, मुझे सुन गया जो तूने कहा है। अच्छा इधर आओ, इधर। अब भैया आगे चलें क्वेश्चन में। अब क्या करना है बताओ? शाबाश। अब क्या करना है? अब क्या करना है? पूरा हो गया? आप परेशान हो गए हैं? कुछ नहीं करना, कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि सर ये हो गया पूरा। अगर हमारा सवाल सही है तो बच्चों इसका जवाब किसके बराबर आना चाहिए? जी जी बताओ बच्चों, ये कितना? एडिशन नहीं है इधर, डिस्पोजल नहीं है, ये ट्रांसफर। अच्छा जी बताओ ये क्लोजिंग कितना है जी? और जी रीवैल्यूएशन का 40, ये नहीं है। ये आ गया कितना बच्चों जी? ये बताएं जी। ये डिस्पोजल नहीं है, ये नहीं है। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? 0। और बुक वैल्यू बता दीजिए, ये पूरा करवाएं। मेजरमेंट बेसिस बताएं जी बच्चों। और मैं ऐसे लिखूंगा तो आप भी SLM लिखेंगे। ये थोड़ा विंगा चिपस हो गया। चलें, यूजफुल लाइफ बता दें ना, प्लीज रोला ना डालना। ये ना कहना कि सर 10 आएगी कि 8। यार देखो 10 लिखना 10 लिख दो, 8 लिखना 8 लिख दो, जो दिल करता है। इस पे ना रोला डालो, ठीक है? ये लो, जो 10 लिखना चाहता है वो भी 100% सही है, जो 8 लिखना चाहता है वो भी 100% सही है, कोई भी गलत नहीं है। बात खत्म जी। इन बातों में रोला नहीं डालते बच्चों, जिसका पता नहीं कि नंबर है अभी या नहीं। जी मेरे भाई। अच्छा जी भाई, जिसने 10 लिखना ना वो लिख सकता है, वो लिख सकता है। टेक्निकली अगर आपने पूछना हो ना, वो पेपर्स के बाद में आके पूछ लीजिएगा सर टेक्निकली सही लफ्ज क्या, इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, ठीक है? नहीं स्लैश क्या है?
एक चीज लिखो या 8 या 10। जी, जिसने कनॉलेज के लिए पूछना है वो पेपर्स के बाद आके पूछ ले, टेक्निकल इधर क्या आना चाहिए इंशाल्लाह बता दूंगा, अभी छोड़ो यार इस बात को। अच्छा जी, आप जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की हो इधर लिख दो, बात खत्म बस। आप मुझे बताओ जी, ये और क्या करना है, और क्या करना है बताओ जी। इधर आओ जी, ये नहीं है और इधर क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 0। हाँ ये बताओ, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन। इधर देखो, इसमें तरीका सीखा था, देखें 156 है ना, अगर तो लॉस है इसमें ऐड कर दो, बस बात खत्म। 2 रुपीज कितना बच्चों, इधर आए जी, बताओ जरा। 156 मिलियन प्लस रुपीज, ये लें बच्चों। ओके, अब आप आ जाए जी किसके ऊपर, इक्विपमेंट पे आ जाए। किस पे आ जाए भाई, क्या था जी, ऑन 1 जुलाई 2022, यानी हमारे वाले साल के मिड में, बात समझिए आप लोग, 1 जुलाई 2022 जी। वो नहीं मुझे पता अब क्या महीना महीना कितना, ये इधर से खुद देख ले। ऑन 1 जुलाई 22, 6 महीने गुजर गए। न्यू इक्विपमेंट वॉज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ रुपीज कितनी मेरे भाई, 50 मिलियन टू द सप्लायर, टू द बच्चों। कहता इन एडिशन, कहता मजीद, एंड पुराना इक्विपमेंट वॉज गिवन इन एक्सचेंज। बच्चों एक्सचेंज का सवाल है, कौन सा है वो, 5 स्टेप्स याद कर लो। अब अदला बदला, पुराने एसेट के बदले में नया एसेट आ रहा है, वो वही कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन भी बार बार आपने देखी होगी, ये पास पेपर के सवालों में आती है, बार बार आती है। कुछ चीजें ना IKF की हैं फेवरेट, क्या है बच्चों, उसको तो रट्टा लगा लो, रट्टा लगा लो। अब इसमें 3 चीजें हैं, जब एक्सचेंज का केस आता है, एक्सचेंज वाला सवाल आता है, तो भाईजान नए एसेट की कॉस्ट निकालने के लिए तीन हमने चीजें सीखी थी मेरे भाई। फेयर वैल्यू फोल्ड की दी हो और न्यू की भी, कुछ ना बताया हो तो हमेशा ओल्ड वाले को लेना है, सही है। अगर बच्चों पुराने वाले की फेयर वैल्यू नहीं दी तो फिर क्या करें, न्यू वाले की ले लीजिए। और अगर भाई तीसरा बच्चों, फिर हमें ना पुराने वाले की बुक वैल्यू का पता, ना नए वाले की फेयर वैल्यू का पता, ना पुराने वाले की फेयर वैल्यू का, तो फिर बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश। और पहले सिनेरियो में अगर आपने फेयर वैल्यू पुराने वाले की ली तो उसमें भी प्लस माइनस कैश। अगर कैश पे किया तो जी मेरे भाई इधर देखें भाईजान, वो 5 स्टेप्स ना, अब वो 5 स्टेप्स पे आ जाएं जी। 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे। देखो नया एसेट गया, पुराना आया, एक्सचेंज है ना, इधर आ जाए 5 स्टेप्स। भाई सबसे पहले ओल्ड इक्विपमेंट को किताबों से बाहर निकाल लें, उसकी कॉस्ट। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराने वाले की किताबों से बाहर। तीसरा होता है न्यू इक्विपमेंट को किताबों में क्या करो बच्चों, रिकॉर्ड करो जी, उसकी कॉस्ट से। फिर बच्चों कैश जो पे कर दिया वो आ जाएगा। फिर आखिरी प्रॉफिट और लॉस जी। पुराने एसेट की कॉस्ट बताएं जी, ये बताएं बच्चों। इस पे तो अच्छा खासा काम करना पड़ता है, ये स्टेप नंबर 2 पे अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। जब नोड का सवाल आएगा तो बच्चों याद रखिएगा, या एक्सट्रैक्ट्स का भी इवन आ गया, आपने पहले ओपनिंग तक आना है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। क्या है, पहले हमें ओपनिंग बुक वैल्यू पता करनी पड़ेगी डिस्पोजल की, याद है बच्चों आपको, हाँ जी। फिर फॉर्मेट बना के वो ड्यूरिंग द ईयर वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हमारे पास, ठीक है बच्चों, वो सही है। हमारे पास क्लोजिंग पे एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पर क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिर जाके आएगी। अच्छा बहरहाल इसको भी मैं छोड़ रहा हूं। न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट बताओ क्या है जी। कहता है जी 50 मिलियन पे किए, कितने पे किए, कहता ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर। कहता फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट वर असेस्ड एट 60 मिलियन एंड ₹105 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये नहीं करना कि सर जी बस अंधाधुंध 60 मिलियन को उठा लेना है। हो सकता है कि भाई नए वाले की कम हो फेयर वैल्यू, तो ये नहीं कहना कि जो ज्यादा है वो नया है, जो पुराना है वो कम है, ये कोई तरीका नहीं है जी। भाईजान ओल्ड की कितनी है 60, आप देखें 60 मिलियन अगर पेमेंट की है तो प्लस 50 हो जाएगा इसमें, तो बच्चों ये आ जाएगा 60 प्लस
110 और कैश कितना पे किया बताओ 50। डन और डन। अच्छा इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्किंग करनी पड़ेगी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग करनी पड़ेगी, नहीं कर सकते। बहरहाल इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये तो हमने कर ली वर्किंग, वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अब क्या करना है बताओ, शाबाश। आप पहले क्या निकाल ले बच्चों जी, इधर देखनी है बहुत तवज्जो से बात, नहीं पहले फॉर्मेट बनाएं, पहले फॉर्मेट बनाओ वर्किंग नंबर 4 में, कैलकुलेशन ऑफ, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं कैलकुलेट करना, उसके अंदर फिर खुद ही आ जाएगा ना। फॉर द ईयर एंडेड, बोलो 31 दिसंबर 2022। बच्चों देखो ना, ओपनिंग एसेट्स वो सारी चीजें भूल गए आप लोग। 22 ऑन ओपनिंग एसेट्स, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों ऑन, ये मेथड कौन सा है बताओ। आगे लिखते हैं लेस, बोलो, और ये मेथड कौन सा है बच्चों। इधर हमें क्या चाहिए, अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं, वर्किंग है आपकी मर्जी भाई। इसकी भी क्या चाहिए, ओपनिंग पे लिखा हुआ है ना, ऑन ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग पे ही, ये आपको ओपनिंग पे चाहिए। अच्छा मेरे भाई, अब सबसे पहले तो मुझे ओपनिंग बुक वैल्यू बता दो ना, एसेट्स की कितनी है, इक्विपमेंट की, देख के बता सकते हैं उधर से, बताओ बच्चों जल्दी, शाबाश। 250 ये आया मेरे भाई, इसकी आ गई 360 माइनस ये आ गई 250 रुपीज, लिखना लिखने, माइनस अब आपने किसकी करनी है, इसकी। अच्छा लेकिन इधर देखो बच्चों, एडिशन की कॉस्ट तो पता चल गई है ना भाई, उसको तो लिख सकते हो, कितना 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 रुपीज 110, वो ऐसा ही है चांद जी बच्चों। और बताएं, मल्टीप्लाई बाय, बोलो 20%, मल्टीप्लाई बाय 1 जुलाई पे, पुराने वाला 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ होगा, फिर चला गया, नए वाला 1 जुलाई पे आया, वो भी 6 महीने डेप्रिशिएट हुआ होगा। ले मेरे दोस्तों, डन। इसकी तो जल्दी से कंप्यूट करवा दो, 11 लें सर 11, वो ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकेगा जब तक आप इसकी ओपनिंग बुक वैल्यू फाइंड नहीं कर लेंगे जी। एक मिनट जी, वर्किंग 4.1 सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ बोलो शाबाश, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ, बोलो बच्चों, ऐसे ऐसे ही करते थे ना। इधर देखो फॉर्मूला बताएं जरा, सॉरी बुक वैल्यू जी इज इक्वल टू, मैं जरा फॉर्मूला पूरा लिख रहा हूं ना, भूल गए होंगे ये जी। कॉस्ट बता दें आपको, डिस्पोजल की पता है, 80 मल्टीप्लाई बाय 20% रेट है, 1 में से 0.20 करें, 0.80 आ जाएगा, 0.8 कर लें जी। ये जरा देखने दें मुझे तसल्ली से, ये मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है जी। जी मेरे भाई, जी मेरे भाई आ जाए इधर। कहता था ओल्ड इक्विपमेंट हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 80 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2019। मेरे भाई आप सुनो, 19 के 6 आपने ओपनिंग तक जाना है, अब डिस्पोजल तक ना जाओ मेरे भाई। देखें देखो आप क्लोजिंग तक भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन देखो आप सवाल कौन सा कर रहे हो, आप नोट का सवाल कर रहे हो, आपको अपने साल की डेप्रिसिएशन चाहिए। आप एक स्टैक का सवाल कर रहे होगे तो आपको अपने साल की डेप्रिसिएशन चाहिए। आप जनरल एंट्रीज का सवाल कर रहे हो, जनरल एंट्रीज कौन से वाली, सही वाली। अगर आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है तो आपको अपने साल की क्या चाहिए बच्चों, डेप्रिसिएशन चाहिए। आप ओपनिंग तक कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, 19 के 6 महीने, 20 पूरा साल,
और 21 भी बच्चों, तो ओपनिंग तक कितना अरसा गुजर गया जी बच्चों बताओ। आपने राउंड ऑफ किया, क्या किया? अच्छा, ये 2.5 है, क्या है? इसको इस तरह करके देखो जरा कैलकुलेटर पे ही, 2 + 6 6/12, कोई जवाब में डिफरेंस आता है? करके देखें जरा। 45.7, अच्छा सेम आ रहा है तो बस ठीक है, 46 रहने दो। वैसे इस तरह कर लेंगे ना तो राउंड ऑफ ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा जी 46 आ गया, क्या आया बच्चों? ये क्या है? बुक वैल्यू। इसको किधर से माइनस करूं? लेस कर दे, माइनस एज इट इज इधर लिख दें जी मेरे भाई। अच्छा और एक काम और करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करो, शाबाश, कितने से? इसकी भी आ जाएगी आपके पास, बताओ शाबाश। हैं? राउंड ऑफ कर लेना, राउंड ऑफ कर लें, जान छुड़ाएं, इतना ही आता है ना राउंड ऑफ करके। अब डिस्पोजल रह गया है, क्या करते थे हम भला बताओ बच्चों? इसकी वर्किंग साथ ही एज इट इज इधर नीचे लिखते थे, डेट, डिस्क्रिप्शन, और बताओ, और बताओ बच्चों जी, कितना कितना कितना? ये है जी 1 जनवरी 2022 पे। ये क्या है बच्चों? बुक वैल्यू कितनी है मेरे अजीज हम वतनों? आपको चाहिए 30 जून 2022 की चाहिए ना, 6 महीने की चाहिए जी। 46 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय जी कितना आता है? 4.5 के 6। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई आपने राउंड ऑफ करना है, कर लो, ये लो राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ कर लो, कर लो, खुली इजाजत है, राउंड ऑफ करो, जो मर्जी करो, बस प्रोसीजर सही करो भाई। इतना काम कर लिया, आई के आपके एग्जामिनर को नहीं पता क्या किया हुआ इन्होंने जी। 30 जून 2000। मेरा मशवरा है बच्चों, आपको राउंड ऑफ करें, क्या करें? राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करें, ठीक है जी। अच्छा जी, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? लेकिन कभी कभी अकल भी बता रही होती है कि इधर राउंड ऑफ से काम नहीं होना, ठीक है ना? अच्छा, इन सवालों में नॉर्मली क्या करें बच्चों? देखो 0.6 0.8 बच्चों, इसी कैलकुलेशनों में 10-15 मिनट पूरे आपके चले जाने हैं पेपर में। अच्छा आप बच्चों, ये तो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पे बुक वैल्यू है, हमें क्या चाहिए? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। कैसे आएगी बच्चों बताएं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी बच्चों आपके पास कॉस्ट माइनस एट द डेट ऑफ जी। बताएं कॉस्ट कितनी थी भाई? ₹80 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितनी आ गई भाई? 39 मिलियन। अब आपके पास स्टेप नंबर किसका जवाब आया? 2 का जवाब आ गया। किसका आया? और एक और काम भी हो गया, ये डेप्रिसिएशन भी आ गई डिस्पोजल पे। ओ सही है जी, सारे काम ही हो गए। इधर वर्किंग का रेफरेंस दें, वर्किंग 4.2 जी। टोटल डेप्रिसिएशन बताएं। अब सारे काम हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, जल्दी बता दें। हैं 57। अच्छा अब इधर आए जी। अब आपने करनी है पोस्टिंग। क्या करनी है? सबसे अच्छा, अब तरतीब से शुरू करना है आपने काम। किससे करना है बच्चों? पहले एडिशन रिकॉर्ड करो। क्या करो? एडिशन कितनी है बच्चों बताओ? वर्किंग का रेफरेंस दे दो इधर। वर्किंग कौन सी थी जिसमें किया आपने जनरल एंट्रीज? वर्किंग 2 है शायद। ओए उधर ही है ना? ओए ऐसे ही है, ऐसे ऐसे नहीं है। अच्छा आप अब तरतीब से चल रहे हैं बच्चों, तरतीब से। डिस्पोजल की कॉस्ट बताओ। 80 मिलियन, ये तो गिवन थी। हाँ आप तरतीब से। और क्या आएगा इधर? ट्रांसफर नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं है, आउट नहीं है जी। जी मेरे भाई बताओ क्लोजिंग है। तरतीब से चलना है, तरतीब से। अगर आप तरतीब से नहीं चलेंगे ना तो नई बातें समझ आएंगी। अच्छा इधर बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है
तरतीब से चलें, तरतीब से बच्चों चलें, तरतीब से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? वर्किंग जी। डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 30 जी। बताएं जी क्या है जी? ट्रांसफर नहीं है, बताइएगा प्लीज, क्लोजिंग बताइएगा। 1 ये सही है जी। ये जब सारा कर लिया फिर कहना है सर 1 मिनट सॉरी जी। आप बताएं बुक वैल्यू बच्चों हैं? किताब खोलिए, कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा जी, आंसर बेटा 1-2 रुपए का फर्क आना है, वैसे ही आना है राउंड ऑफ की वजह से। अच्छा, मेजरमेंट बेसिस बताओ जी बच्चों। पूरा 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 आरबीएम ये कुछ नहीं होता। आरबीएम क्या होता है? जहेर साहब इधर देख रहे हैं? ये नंबर ना दीजिएगा इनको, जहेर साहब है ही नहीं जी। अच्छा अच्छा हैं। अच्छा जी, इधर बताएं इधर। अच्छा इधर ना ईयर्स लिखते हैं इस तरह। डन बच्चों? अच्छा चलें, अच्छी बात है। ये क्या कहते हैं, इससे इधर से ना तो कोई चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में गई ना ही आई। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आइए। आपने परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है ना? कोई नहीं, अगर कोई चीज याद नहीं है तो आपको पता है ना, रिवीजन के दौरान कुछ चीजें याद आ जाती हैं। अब याद आ गई होंगी, घर जाके इंशाल्लाह दोबारा देखेंगे, मजीद अच्छा होगा। फिर थोड़े दिनों बाद ऐसे ही आपको तशरीफ लेके आएंगे, आप लोग फिर सवाल करेंगे, बेहतरी आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता जी। मेरे भाई ट्रांजैक्शन नंबर 3 कहता जी ऑन 1 जनवरी 2022, यानी हमारे साल के शुरू की बात कर रहे हैं। अब इधर देख लें बच्चे, इधर देख लें। इधर कहता है टीएल कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर हाउस एट अ कॉस्ट जी 55 मिलियन। कहता फॉर सब्सिक्वेंट सेल टू कस्टमर है। ये क्या? ये तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, शाबाश, वेल डन। ये IS2 है बच्चे, IS2 है कि खुदा का खौफ कर लें। इधर देखिए उसने साफ लिखा है सबसे सेल करनी है कस्टमर को। बच्चों इतनी दफा एक बात बताई है, इतनी दफा यकीन करें एक बात बताई, अगर कोई चीज इस नीयत से खरीदी जो कस्टमर को बेचनी है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहां से आ गया? ये IAS2 है, IAS2 है, इन्वेंट्री है जी। हाउएवर ताहम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट at an annual rent of ₹8 million on 1 अप्रैल 2022। बच्चों रेंट पर कब दिया? अच्छा आप मेरी बात सुन लें बहुत तवज्जो से। किस दिन इसका यूज जो है वो चेंज हो गया? किस दिन यूज चेंज हो गया? 1 अप्रैल। अगर सवाल, अच्छा मैं अब आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, ये तो बड़ा सिंपल है ना। इधर एक क्वेश्चन था GNU कैश लिमिटेड का, आपको अगर याद हो, उसके अंदर या पता नहीं किसी एक सवाल के अंदर पास पेपर में मुझे याद है एक एडजस्टमेंट थी, जिसके अंदर ना पता नहीं वो GNU कैश है या कोई एक सवाल है सही ऐसा, जिसके अंदर बच्चों रेंट पे चीज बाद में दी गई है, उसका यूज पहले बता दिया गया कि अब हम इधर से ट्रांसफर करके इधर लेके जाने लगे हैं। ये कोई इस तरह का सवाल है जिसकी अमाउंट है 68 मिलियन, फिर क्या कहते हैं एक दफा लिखी हुई है 73 मिलियन। इस तरह करके खोलें जरा GNU कैश लिमिटेड वाला सवाल, मुझे शक पड़ता है वही है। GNU कैश क्वेश्चन नंबर 17 होगा, 17 होगा। अच्छा कोई है, मैं दिखा दूंगा, या फिर हमने बनाया होगा सवाल। अच्छा बच्चों इधर सुन लें बात। ओ भाई हेलो, इधर भाई पहले चीज किसी और जगह पे इस्तेमाल हो रही थी, यानी उसका स्टैंडर्ड किसी और जगह पे किया है। कैश वाला सवाल मैंने खुद करवाया है जी। अच्छा ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ठीक, ओ भाई चुप, ठीक है। अच्छा जी अब सुने जी, ऐसा हो सकता है। अच्छा ये जो क्लास हो रही है ना ऑनलाइन वाले सुन लें, ये क्लास ना कंबाइन की है आज,
इसके अंदर प्री वाले भी हैं, पोस्ट वाले, ये सेम है क्योंकि स्टैंडर्ड रिवाइज करवाना है ना, तो वो सेम ही है ना, उनको भी करवाना, उनको भी करवाना। ग्नू कैश लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है भाईजान, प्री वालों ये आपका होमवर्क हो गया है, नहीं किया ना, ये प्री वालों ने किया, ये प्री वालों ने नहीं किया, प्री वालों ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। पोस्ट वालों का ये क्वेश्चन मेरा ख्याल हो चुका है, चलें ईद पे दिए थे, नहीं ग्नू कैश का सवाल मेरा ख्याल है मैंने खुद भी करवाया है, अच्छा वो पोस्ट में करवाया है लेक्चर 34 में, ठीक है। प्री वालों आपका ये होमवर्क है, ये मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, अब सुन लें अगली बात, अगली बात, ओ भाई अगली बात, भाईजान ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई एक स्टैंडर्ड जो है उसका यूज क्या कहते हैं, पहले वो कहीं और इस्तेमाल हो रहा हो, अब जी ऐसा पॉसिबल है। IS2 से ट्रांसफर किधर बच्चों, IS40। अब आपने तारीखों को बहुत ध्यान से देखना है, देखें 1 जनवरी 2022 में IS किधर है बच्चों, 2 में। अगर सवाल में ये लिखा होता ऑन 1 अप्रैल 2022 में एंटिटी ने डिसाइड किया कि अब इसको इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल करना है, तो बच्चों आपने 1 अप्रैल से ऑनवर्ड इसका ट्रीटमेंट कैसे करना था, IS40 के मुताबिक आपने ट्रीटमेंट शुरू कर देना था, कब से, 1 अप्रैल। हाँ रेंट पे बेशक आप 3 महीने बाद दें, उसी दिन दें, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, सही है, इस तरह भी पेपर में आ सकता है, सही है बच्चों। आपने वो तारीख देखनी है जिस दिन उसका यूज क्या हो गया बच्चों, चेंज हो गया, सही है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, खैर इधर तो आसान है ना, बताएं जी रेंट पे किस दिन दे दिया। अच्छा जी, अब देखें जी किधर से किधर, IS2 से लेके IS2 से किधर, तो बच्चों बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, IS40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, उस दिन की फेयर वैल्यू बता दो। अच्छा अब देखें जी, अब देखें बच्चों, क्या ये एडिशन है, जुत्ती ला ले बंदा, ये एडिशन है, और मेरे कहाँ एडिशन है, ओपनिंग बैलेंस है नहीं, एडिशन तो होती है जो नवा लिया हो, नवा नकोर हो, ये तो एक जगह से निकला, एक डिब्बे से निकला दूसरे में चला गया, और भाई ये ट्रांसफर इन आउट है जी, ट्रांसफर इन है, आउट नहीं, कितने का। और बच्चों आप देखें फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर बच्चों, अच्छा एक मुझे याद आता है, एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन जो पिछली अटेम्प्ट में आया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो टेस्ट में दिया था मैंने, प्री को भी और पोस्ट दोनों को। पोस्ट वालों को लिंक शेयर हो गया जी ग्रुप के अंदर, टेस्ट 4 की डिस्कशन का लिंक शेयर हो गया पोस्ट वालों को, टेस्ट 4 की डिस्कशन का लिंक नहीं शेयर हुआ, हो गया यार, खुद करवाया शेयर, सब नहीं हुआ शेयर, हो गया हुआ है भाई, वो टेस्ट की डिस्कशन देख लें, उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल जो पिछली अटेम्प्ट में आया वो है, ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा जी, वो ले लें। अच्छा और क्या उसका नाम है, इधर आ जाएं वापस जरा, आप मुझे बताएं, जब बच्चों इधर आना है हमने, इधर आना है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्या है बताओ, फेयर वैल्यू काउंट रिपोर्टिंग ईयर के एंड पे आके अपडेट होती है या नहीं, कितनी आ गई बताओ, कितने का गेन, ओके बच्चों डन। आप बताओ, आप बताओ इधर क्या है, फेयर वैल्यू मॉडल क्या है बच्चों, अच्छा बुक वैल्यू लिखने की अब जरूरत नहीं है, बस ठीक है खत्म। अब बताओ मेजरमेंट बेसिस क्या है, फेयर नहीं, फेयर वैल्यू, जी मेजरमेंट बेसिस हैं बच्चों क्या, फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, और क्या लिखना है जी बताओ, शाबाश जी, शाबाश, वेल डन जी। 10.1 में क्या लिखना है, दा वॉज डिटरमिन्ड बाय, मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर लिख दीजिएगा बस, बाय एन नाम नहीं है तो क्या करें फिर जी, एज ऑन लिखने की इधर जरूरत जी, बस खत्म जी, ओ सॉरी, बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जी, 10.2 जी। और भी एक चीज थी, लीज रेंटल अर्नड ड्यूरिंग द ईयर,
और मेरे मासूम दोस्तों वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना वो तो है नहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बहरहाल वो लिख नहीं सकते आप, लेकिन लीज रेंटल्स तो है ना। कितने हैं बच्चों, किधर गए, ये रे। कहता हाउ एवर वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट एट एन एनुअल रेंट ऑफ कितना बच्चों, बच्चों ये तो 12 महीने का रेंट दिया हुआ है। क्या करेंगे जी, इधर देखें, इधर देखें, क्या 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 करना है, क्या करना है, लीज। बच्चों आपने इधर अक्रूवल के मुताबिक लिखने होते हैं, चाहे पैसे मिले ना मिले, सही है। जितना अर्न कर लिया, जितने 9 महीने के लिए बिल्डिंग आपने रेंट पे दी ना, तो 9 महीने का रेंट आएगा, चाहे मिला हो ना मिला हो, सही है जी। कम मिला हो ज्यादा मिला हो, आपने इनकम लिखनी है इधर, लीज रेंटल्स अर्नड ड्यूरिंग द जी इज अमाउंटेड टू रुपीज। इधर देखें बच्चों कैलकुलेशन कैसे होनी है, इधर देखो 8 मिलियन एक साल का है, 12 महीनों से डिवाइड कर दें, एक महीने का आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें कब कितने से, 9 महीने से, कितना आ जाएगा। लीज रेंटल अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज अमाउंटेड टू रुपीज कितना बच्चों, वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज, वो सवाल के अंदर गिवन नहीं है, होते तो हम आगे लिखते, वाइल डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज, इतना वो अब नहीं है। इसके अलावा भी एक नोट आता होता है, अगर किसी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू फाइंड ना की जा सके तो हम लिखते हैं जी फेयर वैल्यू ऑफ फलानी बिल्डिंग इज नॉट डिटर्मिनेबल, ठीक है जी, मेजरेबल ड्यू टू फलानी एंड फलानी रीजन, वो खैर नहीं है इधर। ओके मेरे भाई, अच्छा जी, जी बच्चे, अच्छा जी सिर्फ 4 से 5 मिनट दें, खत्म कर दूंगा लेक्चर, ज्यादा नहीं बिठाऊंगा, सिर्फ 4 से 5 मिनट बस। जी मैं कह रहा हूं सिर्फ 4 से 5 मिनट, ये आपके पास आ जाएगा अभी इंशाल्लाह। जी स्टॉप वॉच को क्या करना है जी, लगा लें, मैं अपनी मर्जी से छोड़ूंगा। बच्चों IS-23 जरा खोलिए, IS-23, बस मैंने ये मेरा इरादा था थ्योरी और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब वो नहीं, कोई मसला नहीं, तसल्ली से कर लिया, चलो ये तो पक्का हो गया ना, जल्दी जल्दी का फायदा नहीं होता। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 IS-23 जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जी मेरे भाई, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये बातें आपने पढ़ी हैं, इधर देखें जरा, अब मैं रीड करवाता हूं। कमेंसमेंट का मतलब आगाज, कब आपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करना है। इधर देखो बच्चों, कहता एन एंटिटी शैल बिगिन कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट ऑन द कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट से आपने आगाज करना है। कहता क्या होती है, कहता अब तवज्जो से, कहता द कमेंसमेंट डेट, ये एमसीक्यू दा सकते हैं, द कमेंसमेंट डेट इज द वो तारीख व्हेन एंटिटी फर्स्ट मीट्स, बहुत अहम लफ्ज है, ऑल हाईलाइट कर लें, ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। कहता है ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तो बच्चों क्या होगा, आप एसेट, आप क्या कहते हैं, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकेंगे। ओके भाई, सारी शर्तों का लफ्ज है, क्या है, अच्छा जी, इसलिए लिखा था लेटर ऑफ का लफ्ज, पता है बच्चों क्यों लिखा था, लेटर ऑफ का लफ्ज क्यों लिखा था, सारी शर्तें पूरी होंगी तो ये कर सकते हैं। कहता इट इंकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, पेमेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ, ये किसकी बात कर रहे हैं, किस शर्त की बात कर रहे हैं, इट इनकर्स, बोलो शाबाश, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट की बात कर रहे हैं, लिख लो आगे, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड पेमेंट की बात कर रहे हैं ना। अगला पढ़े, कहता इट इनकर्स बोरोइंग कॉस्ट, जी ये क्या कह रहे हैं, लोन ऑब्टेन की बात कर रहे हैं, लिख लो, ये स्पेसिफिक का क्राइटेरिया है, और लिख लो ना,
कहता जी चार्ली, इट अंडरटेक्स एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट और फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, और ये क्या कहना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्टेड। जी लिख लें इधर, शाबाश। कहता जो जो काम जरूरी थे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो स्टार्ट हो गए। ये जरा पढ़ ले मेरे साथ आगे। कहता था एक्टिविटीज जरूरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। इसका मतलब मैंने समझाया हुआ है, इंटेंडेड यूज का मतलब जिस तरह मैनेजमेंट उसको बनाकर इस्तेमाल करना चाहती है, सेल का मतलब जिस हालत में उसको सेल करना है। इंक्लूड्स, कहता इधर सुने, कहता एक्टिविटीज के अंदर, कहता अगर आपने एडमिन नेचर का काम शुरू कर दिया है ना बच्चों, देखो जो परमिट फी दी थी, वो जब परमिट फी दी थी मैंने कहा था ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पेमेंट है, याद है आपको? ये याद है बच्चों, परमिट फी वगैरह इस तरह की बातें। अच्छा जी, मैंने कहा था जी एक आपने पेमेंट दी होती है किसे बच्चों, कॉन्ट्रैक्टर को, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। एक पेमेंट दी होती है बच्चों अथॉरिटीज को, किसको बच्चों? जी, आपने अथॉरिटीज को पेमेंट कर दी या कॉन्ट्रैक्टर को कर दी बच्चों, की तो कंस्ट्रक्शन के लिए ना। तो याद रखिएगा बच्चों, इंक्लूड्स टेक्निकल एंड एडमिन वर्क प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ फिजिकल। ठीक है जी। कहता जी जब ये आ जाएंगी इसका मतलब है कि आपने बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर देना। सच एज द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ऑब्टेनिंग, उसने बल्कि स्पेसिफाई भी कर दी है। कहता जी ऑब्टेनिंग परमिट्स, इजाजतनामा। कभी कभी ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए ना, नॉर्मली ऐसा होता है गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से क्या लेनी पड़ती है? इजाजत, परमिट। ठीक है, कहता वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक, बोलो शाबाश, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकेगी। अच्छा जी, कहता प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फिजिकल कंस्ट्रक्शन, ओके। हाउएवर सच एक्टिविटीज एक्सक्लूड, कहता वो एक्टिविटीज शामिल नहीं होंगी द होल्डिंग ऑफ एन एसेट व्हेन नो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दैट चेंजेस द एसेट्स कंडीशन इज टेकिंग प्लेस। आगे पढ़ने दे, पूरा एक दफा समझाता हूं। मिसाल के तौर पे बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल लैंड इज अंडर डेवलपमेंट आर, कहता मिसाल के तौर पे आगे उसने समझाया हुआ है इन दो लाइनों का मतलब। कहता बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड हुई लैंड के ऊपर, कहता इज अंडर डेवलपमेंट, वो क्या हो जाएगी? लैंड पे काम हो रहा है ना बच्चों, तो कहता ये क्या हो जाएगी? कैपिटलाइज। कहता जी ड्यूरिंग द पीरियड, किस पीरियड में? इन विच एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द डेवलपमेंट आर बीइंग, कहता डेवलपमेंट वाला वर्क जो है ना अब स्टार्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? कहता रही जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो अब बोरोइंग कॉस्ट क्या होगी? इसकी कैपिटलाइज होगी। एवं कहानियां सुनाई इतनी क्यों? हाउ एवर बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड वाइल लैंड एक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग पर्पस इज हेल्ड, वो पड़ी हुई है लैंड पड़ी है, ली क्यों है? बिल्डिंग बनाने के लिए। इज हेल्ड, पड़ी है, विदाउट एनी एसोसिएटेड डेवलपमेंट एक्टिविटी डू नॉट क्वालिफाइंग फॉर। कहता अगर आपने लैंड ली है और लैंड ली है बिल्डिंग के लिए, सही है, और पड़ी हुई है, अभी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट नहीं किया, तो बच्चों सिंपल सी बात है कंस्ट्रक्शन वर्क जब स्टार्ट नहीं होगा तो मुझे बताएं क्या आप कैपिटलाइज कर सकते हैं? ये एम इतनी लंबी छोटी 7-8 लाइनों में जो कहानियां सुनाई, दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको इसे नहीं है, बस खत्म। वंस रीड कर लिया, एक दफा ये रीड कर लिया ना मेरे साथ, अब दोबारा इसको पढ़ने की, ये नहीं कहा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत है, फेयर वन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना खुश हुई है। मैंने कहा है इस 7-8 लाइंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा जी, इनको दोबारा पढ़ने की जरूरत, बस याद रख लेना है बच्चों, परमिट फी जो है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पेमेंट होती है। ठीक है, एक बात ये याद रखने वाली है इस पूरे टेबल में। दूसरी बात बच्चों, अगर है क्वालिफाइंग एसेट लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो मुझे बताएं क्या सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं? कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते, दोबारा पढ़ने की इसे जरूरत नहीं है। इसका वैसे ही मैंने वो इस तरह शक्ल सी बना दी थी ट्री की, वो भी बस हो गया। ये मैं ये भी कहानियां सुनाई हैं, बस एक दफा पढ़ लें, मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको। सीजेशन का मतलब रोक देना कैपिटलाइजेशन को, यकीन करें कहानियां सुनाई हैं। एन एंटिटी शेल सीज कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, रोक देना है बोरोइंग कॉस्ट को। व्हेन, ये आपको पता है बच्चों कब रोकना है? 90% का तो मैंने आज तक नहीं कहा, 90% का बच्चे मैंने कहा ही नहीं है कभी भी। नहीं, एग्जाम्पल में मैंने कहा था तकरीबन जी।
सीधा ही 90%। ये तो FA2 में लीज का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जाके, उसमें शायद इस तरह की उस्ताद बात करें, मैंने नहीं कहा इस तरह कभी। अच्छा वो उसमें होगा, इसमें नहीं है। कहता व्हेन सबस्टेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू प्रिपेयर द क्वालिफाइंग एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर। सबस्टेंशियली का मतलब होता है भाई तकरीबन काम क्या हो चुका है। मैंने कहा था, अच्छा इसकी एग्जांपल जो दोबारा सुन लें भाई, तकरीबन काम हो गया जी कंप्लीट। अब जी मैनेजमेंट कहती है नहीं यार इस दरवाजे को उतार के इधर लगा दो, इसको ये कर दो, ये पेंट सही नहीं है, फला नहीं। कहता यार ये शशकें, ये तो ख्वाहिशात दुनिया में कभी खत्म होनी नहीं है आपकी। काम तकरीबन कंप्लीट हो गया है, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना क्या कर दो, बस लफ्ज याद रखने वाला है सबस्टेंशियली। एन एसेट, आगे उसने वजाहत की, एन एसेट इज नॉर्मली रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल व्हेन द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट इज। कहता जब फिजिकल कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी। अच्छा मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको, सुनिएगा। भाईजान आप घर का काम करवा रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो आया जी, अब क्या कहते हैं काम तकरीबन कंप्लीट हो गया, अब एंड पे पैसे देने की बारी है ना। आपने कहा पाया ना, देखो ना थोड़ा यार है, देखो ना फोड़ रही है दीवार। अच्छा एवं नखरे कर रहे हैं, ऐसे होता है ना, पैसे देने की जो बारी है। उसने कहा सर जी देखें आप ना अपनी तसल्ली कर ले, नहीं पाइन मेरे नाल आओ, देखो इधर होनी है, रंग लाथ रहे है। अच्छा अब ये जो है मसले, ये तो दुनिया में बच्चों चलते ही रहने हैं। उसने कहा अब काम क्या हो गया है बच्चों तकरीबन कंप्लीट। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है सर देखें मैं ना कल ये एक बंदा है इसको बेच दूंगा, आपने इससे जितना भी काम करवाना ना 1-2 दिनों में करवा लीजिएगा, काम तकरीबन कंप्लीट है। आपने कहा ठीक है ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत रिपेयर उपेयर का काम जो है एडमिन नेचर का, ये चलता रहेगा। ये क्या होगा मेरे भाई, ये कहना चाह रहा है। कहता व्हेन फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट इज कंप्लीट इवन दो रूटीन एडमिन वर्क माइट स्टिल। कहता ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, छोटा मोटा काम ये चलता रहेगा, कभी टूटी खराब होगी, कभी कुछ होगा, कभी इफ माइनर मॉडिफिकेशन, छोटी मोटी। कहता सच एज द डेकोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, डेकोरेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, टू द परचेजर्स और यूजर स्पेसिफिकेशन। ठीक है जी। कहता और ऑल डेट आर आउटस्टैंडिंग। कहता दिस इंडिकेट्स दैट सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज आर। जी पढ़ के बताएं क्या समझ आई इन 5-7 लाइंस में। कहता जी काम तकरीबन कंप्लीट हो गया, थोड़ी बहुत ख्वाहिशात के अलावा सबस्टेंशियली कंप्लीट है, बस बात खत्म होगी, आपने सीजेशन आपने रोक देना काम। ठीक है। अच्छा एक क्या उसका नाम है, अगर पेपर में कभी ये ट्रांजैक्शन आ गई, कहता जी काम इस दिन मुकम्मल हो गया लेकिन एडमिन नेचर का काम अभी भी चल रहा है, आपने उसको इग्नोर कर देना है। आपने क्या करना है उसको, आपने क्या करना है इग्नोर। लेकिन जब आपने इसको कमेंस किया था तब आपने एडमिन नेचर के काम को शामिल किया था, इधर आप क्या कर रहे हैं बच्चों, इग्नोर। कहता व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इन पार्ट्स। अब सुन ले बहुत तवज्जो से, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, अब सुन ले बात, आगे जो स्टोरियां सुनाई है ना वो सुन ले जरा। कहता है कभी कभी ऐसा होता है जिस चीज पर, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं ना वो सेपरेबल है और या फिर सेपरेबल नहीं है, यानी जिस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं ना वो अकेली बिल्डिंग, बस अकेली खुद है। कहता जब वो कंप्लीट हो जाएगी सब्सटेंशियली, आप कैपिटलाइज करना इंटरेस्ट को क्या कर दो बच्चों, रोक दो। दूसरा बच्चों कहता जी बिल्डिंग के 20 पोर्शंस हैं, कितने हैं, कहता जी सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारे क्या हैं। कहता जब पोर्शन 1 कंप्लीट हो जाए उस पर कैपिटलाइज करना क्या कर दो, कॉस्ट इंटरेस्ट को बंद कर दो। जब दूसरा कंप्लीट हो जाए उस पर भी इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना क्या कर दो। और अगर बच्चों सेपरेबल नहीं है, यानी जब तक ये सारे पोर्शंस नहीं बनेंगे बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऑनर कहता है जी परचेजर कहता है जब तक सारे नहीं बनेंगे मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता बच्चों। सही है। कोई ऐसा होगा ना यूज, उसने फैक्ट्री शैक्ट्री बनानी होगी, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी होगी, कहता है जब तक सारे पोर्शंस जो हैं वो नहीं बनेंगे मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो बच्चों फिर जब तक सारे पोर्शन नहीं बन जाते आप तब तक क्या करते रहेंगे जी। आप पढ़ ले मेरे साथ। कहता जी व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट इन पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बच्चों सेपरेटली। कहता जी वाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज टू अदर पार्ट्स। कहता एंटिटी सीज कर देगी कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट व्हेन इट्स कंप्लीट बच्चों सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज जरूरी टू बनाना डैट हिस्सा फॉर इट्स इंटेंडेड इस्तेमाल या बेचना। ठीक है बच्चों।
ठीक है जी, अगला पढ़ लें। ये लाइंस हैं बच्चों सेपरेबल के लिए, किसके लिए? आगे पढ़ें, कहता है बिजनेस पार्क, आगे एग्जांपल दी है, कंप्राइजिंग सेवरल बिल्डिंग्स, कहता है जी बहुत सारी बिल्डिंग्स, ईच ऑफ विच कैन बी यूज बच्चों इंडिविजुअली, हर एक जो है लहदा इस्तेमाल हो सकती है। इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट फॉर ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूजेबल व्हाइल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज ऑन। कहता कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट शुड सीज फॉर ईच पार्ट व्हेन पार्ट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट इवन द वर्क ऑन अदर पार्ट्स। कहता जी एन एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर एनी पार्ट कैन बी यूज्ड इज एन इंडस्ट्रियल प्लांट। कहता जी वो मैंने बता दिया ना कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करनी है। कहता जी इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस व्हिच आर कैरिड आउट इन सीक्वेंस। कहता जी एक इस तरह गुजारा नहीं होगा, एक बन गई बाकी इस्तेमाल होंगे। कहता इकट्ठे सबका इस्तेमाल है। कहता जी ऑफ द प्लांट विद इन द सेम साइट, ठीक है, एक ही जगह पे सबका इस्तेमाल इकट्ठे होगा। कहता सच एज द स्टील मिल, उसने स्टील मिल की एग्जांपल दी, असल में स्टैंडर्ड की एग्जांपल एज इट इज हुई है इधर। स्टील मिल की एग्जांपल है बच्चों, स्टील मिल है। कहता जी एक प्लांट बनाना है और सेवरल पार्ट्स में बनेगा, किस में बनेगा बच्चों? अच्छा जी, कहता है इन सच केस कैपिटलाइजिंग ऑफ बोरोइंग कॉस्ट शैल सीज व्हेन द होल एसेट इज सब्सटेंशियली। बस सिंपल बात, इतनी लंबी चौड़ी कहानी ये जो लिखी है 20 लाइनों में, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने घर जाके नोट्स बना लेने हैं। अगर तो बच्चों सेपरेबल हो तो क्या होगा बच्चों, जिस टाइम एक कंप्लीट हो जाए सब्सटेंशियली रोक दो बच्चों उस पर कैपिटलाइज करना। और अगर सेपरेबल नहीं है यानी सारे इकट्ठे इस्तेमाल होंगे एक ही वक्त बैक वक्त, वरना गुजारा नहीं है, अलहदा इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो बच्चों फिर कब आप बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोकोगे? जब सारी क्या कहते हैं, जब पूरा प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाएगा। जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।